बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेटनरी मेडिसिन। सब सब्जेक्ट्स में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें से पेपर में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं ऑन एन एवरेज, वो वेटनरी मेडिसिन का ही सब्जेक्ट है। वेटनरी मेडिसिन में हम बेसिक्स ऑफ वेटनरी मेडिसिन को देख लेते हैं आज के लेक्चर में कि एग्जामिनर किस तरह की क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन के अंदर से उठाता है। और फिर जैसा कि हमें पता है, जब हम वेटरनरी मेडिसिन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे तो उसके अंदर जो इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे, सिस्टेमिक मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, क्लिनिकल मेडिसिन 1 है, क्लिनिकल मेडिसिन 2 है, 3 है। ठीक है। तो उसमें हम किस तरह से स्टडी करते थे इसको, कि एक डिजीज को लिया जाता है, उसकी एटियोलॉजी, उसका काज क्या है, उसका पैथोजेनेसिस, उसकी जो प्रोग्रेशन है वो, उसके क्लिनिकल साइन, पोस्टमार्टम फाइंडिंग और उसका ट्रीटमेंट, इन चीजों को स्टडी किया जाता है। मींस एक जो डिजीज है उसको स्टडी किया जाता है वेटरनरी मेडिसिन के अंदर। इसकी एक्सटेंसिव बुक स्टडी अगर कोई करना चाहे तो दो तीन बुक्स हैं, चक्रा भारती है, मर्क मैनुअल है, डीसी ब्लड है। ये एक्सटेंसिव स्टडी करने के लिए, अगर आप किसी डिजीज को जो है वो एक्सटेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, अभी तो टाइम मेरा ख्याल कम है। एक्सपेक्टेड है आपका पेपर पीपीएससी वालों का, पंजाब वालों का, कि 25 मई, और अगर 25 मई की डेट नहीं आती तो फिर बड़ी ईद के बाद होगा। एक आधे दिन में अगर 25 मई की डेट आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर पेपर ईद के बाद होगा। अभी पीपीएससी में डिसाइडेड नहीं हुई है चीज। तो अगर तो ईद के बाद होता है फिर तो एक्स्ट्रा टाइम है, आप कोई एक्सपेंसिव बुक भी पढ़ सकते हैं। चक्रा भारती है, जरा आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है। मर्क मैनुअल है रेफरेंस, थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्डिंग उसमें यूज हो सकती है, तो आप कोई भी उसमें से जो है स्टडी कर सकते हैं। और वैसे अगर हम ओवरऑल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चार चीजें जो है वो डिजीज में से पूछी जाती हैं। एक, अदर नेम ऑफ डिजीज, जिसको हम सिनोनिम ऑफ डिजीज कहते हैं। काजेटिव एजेंट, एटियोलॉजी क्या है। पैथोगनोमिक साइन, उसका जो करेक्टरिस्टिक साइन है वो क्या है। और ड्रग ऑफ चॉइस, उस बीमारी के अगेंस्ट कौन सी ड्रग है जो एज ए चॉइस के तौर पे यूज होती है। ऑन एन एवरेज हम पेपर के अंदर कह सकते हैं कि 7-8 एमसीक्यू आ जाते हैं, बट इट इज नॉट बाउंड, एग्जामिनर इज नॉट बाउंड। वो चाहे तो रिप्रोडक्शन से सारा पेपर उठा दे, 30-40 क्वेश्चन उठा दे, चाहे तो मेडिसिन में से उठा दे, चाहे जेनेटिक्स में से उठा दे। बट अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच हो तो वेटरी मेडिसिन में से 7-8 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, अगर एक बैलेंस्ड पेपर हो। अगर हम लास्ट पेपर्स में भी देखें तो अब काजेटिव एजेंट ऑफ एचएस, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया का पूछा है ये 2017 के पेपर में। ठीक है, पास्चुरेला मल्टोसीड है। इसके अलावा काउपोक्स का काजेटिव एजेंट पूछा है 2018 के पेपर में, पोक्स वैरायटी फैमिली है। फिर सिमिलरली 2018 के एक पेपर में जो है वो स्ट्रेंगल्स का काजेटिव एजेंट पूछा हुआ है। ग्लैंडर्स का काजेटिव एजेंट भी पेपर के अंदर आया हुआ है। तो आप लोगों ने पास पेपर स्टडी भी किया और उसका मैंने आप लोगों का टेस्ट भी लिया, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एग्जामिनर काफी क्वेश्चन जो है वो मेडिसिन के अंदर से उठाता है। पास्चुरेला आई थिंक ई है, जो हमारे रीजन के अंदर होती है। ये आई थिंक हमने स्टडी किया था जब मैंने आपको, आपने तो पहले ज्वाइन किया हुआ है, आपने एक दफा मेडिसिन पढ़ी भी हुई है। तो इसमें हम अब किस तरह से मेडिसिन को पढ़ेंगे कि एक लेक्चर हमारा हो जाएगा विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क का हर पेपर में आता ही है इसमें से, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। फिर हम बैक्टीरियल डिजीजेस जो इंपॉर्टेंट वन है उनको स्टडी करेंगे। फिर वायरल डिजीजेस जो इंपॉर्टेंट वन है उनको हम स्टडी करेंगे। पैरासिटिक डिजीजेज जो है वो हमने पैरासिटोलॉजी में स्टडी की हुई है, और पोल्ट्री की जो डिजीजेज है वो हमने
पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंदर स्टडी की हुई है। तो ये दो तो जो मेन पोल्ट्री और पैरासिटिक हैं वो हमारे अलग सब्जेक्ट में कवर हो जाती हैं। तो पीछे हमारे पास जो मेन बचती हैं वो बचती हैं विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस, मिनरल की डेफिशिएंसी डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस और मेटाबॉलिक डिजीजेस भी। मेडिसिन के ऊपर हमारे जो है तकरीबन 10 से 11 लेक्चर हैं। 10 से 11 लेक्चर जो हैं वो हमारे मेडिसिन के ऊपर हैं। कुछ लोगों ने रमजानुल मुबारक में ज्वाइन किया था, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट एक किस्म का रेपिटिशन है, वो रिपीट कर लेंगे चीजों को। साथ साथ वेट कैप्सूल को मुख्तलिफ जो हमारे भी उसके काफी पोर्शन रहते हैं उसको पढ़ते जाए पेपर होने तक। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रमजान के बाद स्टार्ट किया था उनके लिए एक एज हो गया, एक्स्ट्रा डेज मिल गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो है ना मेडिसिन, जिसमें से अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ जो है पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अदर नेम ऑफ डिजीज को, सिनोनिम ऑफ डिजीज को। इसमें अब आप लोगों को भी काफी तरह तैयारी होगी है, मुझे बताते जाइएगा जो पास पेपर में आपने देखे या आपकी नजर से गुजरे। सिनोनिम ऑफ डिजीज, इसके अंदर अगर आप बात कर लें जस्ट लाइक लिस्टीरियोसिस के और क्या क्या नाम है? साइलेज डिजीज, हाँ जी, साइलेज सिकनेस, सर्कलिंग डिजीज, बिल्कुल। सर्कलिंग डिजीज कहते हैं क्योंकि एनिमल गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और साइलेज डिजीज इसको कहते हैं क्योंकि जिस साइलेज की पीएच कम हो, सही प्रॉपर ना बना हुआ हो, उसके अंदर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स जो इसका काजेटिव एजेंट है वो ग्रो कर जाता है। आइडियल पीएच साइलेज की जो है वो 3.8 टू 4.2 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेज की पीएच कितनी होती है? 3.8 टू 4.2। देन और लिस्टीरियोसिस अबॉर्शन भी काज करती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। अबॉर्शन ऑफ डिजीजेस किस किस ट्राइमेस्टर में काज करती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने 90 पेजेस का एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेटा वाली फाइल भी भेजी है। वो फाइल है जिसके अंदर आ, इन टॉपिक को हिट करता है। अगर एक बैलेंस पेपर हुआ तो उम्मीद है कि इजीली 20 से 25 नंबर का पेपर उस फाइल में से आ जाएगा, अगर एक बैलेंस पेपर बनाता है एग्जामिनर। तो उसके अंदर भी अबॉर्शंस लिखे हुए हैं, कौन से ट्राइमेस्टर में कौन कौन से अबॉर्शंस है। ट्राइकोमोनास पहले ट्राइमेस्टर में, विब्रियोसिस दूसरे ट्राइमेस्टर में, ब्रूसेला, लेप्टोस्पाइरा और लिस्टीरिया ये थर्ड ट्राइमेस्टर में। ये 7 पॉइंट लिखते जाएं अगर आपने फाइल अभी तक नहीं पढ़ी। वैसे मैंने भेजी है, अभी तक हैरत है राफे फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी फाइल। मजीद हम देखते हैं डिजीजेस में, लेप्टोस्पाइरोसिस को देख लेते हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा। राइस फील्ड वर्कर डिजीज, हाँ जी। स्ट्रगर्ड डिजीज भी इसको कहते हैं। ये जर्मनी का इलाका है स्ट्रगर्ड, एक विलेज है। वेल्स डिजीज भी इसको कहते हैं। गुड, तीन इसके नाम है। वेल डिजीज भी है, स्ट्रगर्ड भी है और राइस फील्ड वर्कर डिजीज भी कहते हैं। इसको कैनाइन टाइफस भी कहते हैं। कैनाइन टाइफस के लिए दो तीन डिजीजेस के लफ्ज यूज होते हैं। एहरलिचियोसिस उसको भी कैनाइन टाइफस कहते हैं। वो इस वजह से कह देते हैं कि कैनाइन जिसका कैरियर बन जाता है, जिसके जरासीम ले जाने का कैरियर बन जाता है, तो उन डिजीजेस को हम कैनाइन टाइफस के नाम से पुकार लेते हैं। अब राइस फील्ड वर्कर डिजीज भी इसी वजह से कहते हैं कि राइस को पानी ज्यादा लगता है।
ठीक है। हाँ जी, इसको बिल्कुल इन्फेक्शियस जॉन्डिस भी बोलते हैं, और ये पास पेपर का क्वेश्चन आ चुका हुआ है। गुड। लेप्टोस्पायरोसिस को इन्फेक्शियस जॉन्डिस भी बोलते हैं, और ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो चावलों की फसल को ज्यादा पानी लगाया जाता है, मुंजी को, तो वहां पे जो वर्कर काम करते हैं, अगर केनाइन वहां पे आके यूरिनेट कर दे, यूरिनेशन वो पानी में मिक्स हो गया, जो इसका काजेटिव एजेंट है वो जाके एक्ट करता है, जूनोटिक डिजीज है। तो इस वजह से इसको राइस फील्ड वर्कर, जो वर्कर काम करते हैं राइस फील्ड में, उनको ये डिजीज हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है। देन इंपॉर्टेंट वन के अंदर आपकी आ जाती है पीपीआर, पेस्टिस र्यूमानाइटस। इसको काटा कहा जाता है। सूडो रिंडरपेस्ट कहा जाता है। काटा एक एरिया का नाम है। गोट प्लैग कहा जाता है। काटा एक एरिया का नाम है, वहां ये रिपोर्ट हुई थी, जिसकी वजह से इसको काटा बोला जाता है। देन मजीद इंपॉर्टेंट कोई अगर हम देख लें तो एच एस, हेमरेजिक सेप्टेसीमिया, इसको गल गोटू लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, शिपिंग फीवर भी कहते हैं, स्ट्रॉक यार्ड डिजीज भी कहते हैं। हाँ जी, शिपिंग करने के दौरान एनिमल को क्योंकि कंफाइनमेंट में रखा जाता है, या जहाँ स्टॉक किया जाता है, स्टॉक यार्ड स्टॉक किया जाता है, तो वहां पे जो इसका काजेटिव एजेंट है पास्चुरेला मल्टोसिडा, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करने का मौका मिल जाता है। एनिमल जब भी स्ट्रेस में होता है, तो एचएस का जो काजेटिव एजेंट है उसको मौका मिल जाता है, तो वो एक्ट करता है। और पास्चुरेला मल्टोसिडा पोल्ट्री में डिजीज काज करता है, फाउल कॉलेरा। बारबोन भी कहा जाता है। गुड। इसको बारबोन भी कहा जाता है। इसका जो काजेटिव एजेंट है उसका कहा जाता है कि अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है, इसकी वजह से मरा, तो उसकी बोन पे बड़े अरसे तक रहता है, इसलिए इसको बारबोन कहा जाता है। इसके अलावा आपके जहन में कोई और सिनोनिम हो जो पास पेपर में आया हुआ हो? गंबोरो, आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, इसको गंबोरो बोला जाता है। गंबोरो इलाका है यूएसए का, वहां पे ये डिटेक्ट हुई थी, उस वजह से इसको गंबोरो डिजीज कहा जाता है। हाँ जी, 3 डे सिकनेस, एम्फिमरल फीवर। एम्फिमरल फीवर को 3 डे सिकनेस जो है वो कहा जाता है। मैरिक डिजीज को रेंज पैरालिसिस कहा जाता है। गुड। एम्फिमरल फीवर, स्टिफ स्टिफनेस, ठीक हो गया। एंथ्राक्स का भी आता है। गाल सिकनेस भी आता है, ठीक हो गया। चले, ये हमारे कुछ जो है काजेटिव एजेंट के हिसाब से जो है वो हो गया कि अदर नेम ऑफ डिजीजेस क्या है। इसके पूरे पूरे चार्ट अवेलेबल हैं पीसीएस मैनुअल में भी, और जो है आपका वेट कैप्सूल में भी। आप दोनों बुक्स को फोकस करें इस टाइम। एग्जाम
शॉर्ट टर्म अपना एक टारगेट भी बना लें और लॉन्ग टर्म भी टारगेट बना लें। शॉर्ट टर्म टारगेट आपने माइंड में रखना है 25 मई, उस हिसाब से। और लॉन्ग टर्म टारगेट आप अपने जेहन में रखें ईद के बाद। दोनों स्ट्रेटेजीज अपनी डेवलप कर लेंगे। दोनों स्ट्रेटेजी की सूरत में आपने किस किस तरह से पढ़ना है। स्प्लिनिक फीवर कहा जाता है, चारबोन कहा जाता है एंथ्राक्स को। स्प्लिनिक फीवर भी कहा जाता है, चारबोन भी कहा जाता है। अच्छा, नहीं, अक्सर का ये रिपीट हो गया हुआ है ना सब्जेक्ट। अक्सर का ये सब्जेक्ट रिपीट हो गया हुआ है, इस वजह से कुछ स्ट्रेंथ जो है वो कम है। और आप लोगों ने क्या करना है इन डेज में, ये जो चार्ट है डिजीजेस के, ये दोनों में अवेलेबल है। पीसीएस मैनुअल से कर लें चाहे वेट कैप्सूल से कर लें, बात एक ही है। उसके अलावा चार्ट के पेजेस जो है ना वेट कैप्सूल के, उसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं। प्लेग्स किनको कहते हैं, कैटल प्लेग जैसे रिंडर पेस्ट को कहा जाता है, गोट प्लेग पीपीआर को कहा जाता है, फाउल प्लेग एवियन इन्फ्लुएंजा को कहा जाता है। ये आई थिंक पेज नंबर 4 है वेट कैप्सूल का। वहां पे प्लेग्स के नाम दिए हुए हैं ताउन। कैटल प्लेग, रिंडर पेस्ट, गोट प्लेग, पीपीआर, फाउल प्लेग, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड सो ऑन। सिमिलरली कुछ ब्लैक्स के नाम दिए हुए हैं जिन डिजीजेस के साथ ब्लैक लगता है। ब्लैक वाटर, चौड़े मार जो है क्लोस्ट्रीडियम शोवेआई, ब्लैक लेग, ब्लैक टंग। फिर कुछ सूडो के नाम से डिजीजेस हैं, सूडो एफएमडी, सूडो रेबीज। ये आपका सारा वो चार्ट अवेलेबल है वेट कैप्सूल पेज नंबर 4 पे। तो उस पेज को फोकस करें। अब आप उन उन चीजों को फोकस करें जो एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस हैं, जिनके वेटेजेस ज्यादा हैं कि पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो चीजें ऐसी हैं कि जरा डिफिकल्ट है, फॉर एग्जांपल वेट कैप्सूल के कोई पेज ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पूरा पेज पढ़ नहीं होता, उसको स्किप कर दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको जो टेस्ट असाइन किया था लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पोर्शन का, उसमें कुछ पेजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वन लाइनर है, उनको स्किप कर दें। या एक नजर मार लें, उनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको गिर्द स्टार लगा लें, उनको अंडरलाइन कर लें, वो सिर्फ याद कर लें। मीन्स अब क्वालिटी के ऊपर जो है आपने फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। चीजों को क्वालिटी के वाइज जो है रिवाइज करें, याद करें। ये स्ट्रेंथ आपके लिए बेहतर रह जाएगी, ना कि बहुत ज्यादा सोर्सेज को पकड़ने की कोशिश करें और एग्जाम में कोई भी ना याद रहे। उससे बेहतर है लिमिटेड सोर्सेज को कर लें और अच्छे से कर लें। अच्छा, सेकंड, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीजेस। ये वायरल भी है, बैक्टीरियल भी, पैरासिटिक भी। इनके भी चार्ट बने हुए हैं बकायदा। इंपॉर्टेंट वन देख लें, अगर हम पास पेपर में देख लें तो जैसे मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, एचएस का आया हुआ पास पेपर में, आपने पास पेपर का टेस्ट दिया, आपको आइडिया होगा। क्वार्चुरेला मल्टोसीडा, एफएमडी का भी आया हुआ है, एप्थस वायरस। ठीक है। ये अ, जो पोल्ट्री की डिजीजेज हैं उनमें से इन दो का बड़ी दफा पूछता है एग्जामिनर, आईपीडी और आईबी का। आईपीडी का बर्सल डिजीज क्या, बिरना वायरस। और आईबी क्या है, कोरोना वायरस। एनडी का भी आया हुआ है। ऑप्शन थे अबूला वायरस और रुबूला वायरस और बोथ ऑफ दीज। तो उसका आंसर था बोथ ऑफ दीज। जो एनडी का है ना, पोल्ट्री की डिजीज, न्यू कैसल डिजीज, उसको अबूला वायरस भी कहते हैं, रुबूला वायरस भी कहते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन है और इसका आंसर था बोथ ऑफ दीज। और कोई कॉजेटिव एजेंट जो पेपर में आपकी नजर से गुजरा हो, बताइएगा। पास पेपर पढ़े नहीं है। एचपीएस का एडिनो वायरस।
HPS का भी आया हुआ है। गुड। पोल्ट्री के ना, ये जो डिजीजेज हैं पोल्ट्री की, पल्पी किडनी, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन टाइप, बेसिलरी वाइट डायरिया के भी आया है। ठीक है, गुड हो गया। पल्पी किडनी का, क्यू फीवर का भी आया हुआ है। गुड। कोक्सीलिया ब्रुनटाई है आई थिंक। तो ऐसे जो पॉइंट है ना, जो पास पेपर में आए हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्होंने आने ही आना है, वो आपके कभी नहीं गलत होने चाहिए। वो आप फर्स्ट टाइम जब पेपर को पहली रीड करें ना, फौरन ही आपको आने चाहिए। इन्होंने ही आपका मेरिट बनाना है मेनली। और जो बहुत मुश्किल MCQ होता है ना, जिसका ना चारों ऑप्शन का पता है ना क्वेश्चन पता है, उसको आपने स्किप कर देना है पेपर में। पूरा पेपर ना स्किप कराना। 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इतने बस आपने स्किप करके आने हैं। मैंने आपको बताया हुआ किसी ने भी 80 से ज्यादा नंबर नहीं लेने आप में से। 80 से ऊपर एक बच्चा मुझे नजर ना आए। कोशिश करनी ही नहीं है 80 से ऊपर लेने की। माइंड बना के जाना है आपने। ठीक है, कि हमने 75 से 80 या 70 से 80 की रेंज बना के जानी है। आते भी हो तो छोड़ देना। सही कह रहा हूँ। इतना लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। जब मेरिट ही इतना, अगर एक एवरेज पेपर हो 70 से 75 बनना है, तो हमने 80 से ऊपर लेके क्या करने हैं? जरूरत ही नहीं है 20 MCQ खुद ही छोड़ आना। नहीं, यही तो फिर बात है ना। अगर आप 80 अटेम्प्ट करेंगे 60 आएंगे, तो इट मीन्स आपको वो 80 नहीं आते। मैं आपको कह रहा हूँ 80 वो अटेम्प्ट करके आने हैं जो आपको आते हो। ये बात आपने इस तरह से समझनी है कि तैयारी इस लेवल की आपकी होनी चाहिए कि 20 अगर आप छोड़ें तो जो पीछे आपने 80 की है ना, वो 80 के 80 आपको आते हो, 4-5 नंबर सिर्फ गलत हो। चले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या स्टेटमेंट पढ़ने में बंदे से गलती हो जाती है, या जरा जल्दी में जवाब लगा देता है, ये होता है, सबके साथ ही होता है। जो बंदा बड़े बेसिक MCQ भी 4-5 गलत तो होते ही है, हमको इतने आइंस्टाइन तो नहीं है। लेकिन अगर 80 अटेम्प्ट करके भी आपने 60 लेने हैं, तो फिर आप वो उस कैटेगरी में नहीं है मेरिट के अंदर आने वाली। फिर आप इंडियन रफेल तैयारी है। कह रहे थे ना कि अब से किताबों में फेल की जगह रफेल का लफ्ज यूज किया जाए, तो फिर आप रफेल बन जाएंगे। ये पेपर में ही डिसाइड करनी है। जैसे ये हमारे जो है ना J-17, उन्होंने सैंकिडो में ही डिसाइड किया ना कहाँ पे फायर करना है कहाँ पे नहीं। ये भी आप लोगों ने उसी टाइम, आप भी तैयारी ही है। वो कह रहे थे हमने तैयारी पकड़ लिए हैं। मुझे तो डर हो गया, मेरे ग्रुप के बंदे तो नहीं पकड़ लिए इन्होंने, इंडिया ने। लेकिन मैंने नग गिने हैं, पूरे हैं। JF-17 थंडर की तो धाक बैठ गई है। क्या रिमूव कर दिया? हाँ, कुछ को रिमूव कर दिया। बगैर लाइट वाले दिए हैं। चलो कोई नहीं, शायद उस दिन चल पड़े पेपर वाले दिन। एक MCQ नहीं आता, टेम्पो टूट जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। नर्व्स की तो ये गेम है भाई, पेपर अटेम्प्ट करना। असल चीज तो पेपर वाला दिन है जो आपने अपनी नर्व्स पे काबू करना है। अगर पेपर आया ही मुश्किल, वो एक अलग सिनेरियो बनता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो में आपको एक लेक्चर में गाइड किया हुआ है, दोबारा उसकी वीडियो भेज दूंगा कि क्या सिनेरियोज बनते हैं पेपर में और आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। जो मुश्किल पेपर होता है ना, उसका फिर मेरिट इतना बनना ही नहीं। आपने वहीं बैठ के ये चीज असेस करनी होती है कि पेपर का क्या मेरिट जा सकता है। अगर पेपर मुश्किल आ जाए ना बहुत ज्यादा, फिर उसका मेरिट बड़ा गिर जाता है, 50-55 पे भी आ जाता है। आप पहले लगा के जा सकते हैं।
उनके सामने ना बैठ के लगा देना। या बीड़ी रख लेना, निकोटीन तो पूरी होती है। चलें, ये कुछ काजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट वन हमारे डिस्कस हो गए, जो हमने देखा है कि पास पेपर्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। मजीद हम जब डिस्कस करेंगे ना अपना डिजीजेस को इन लेंथ, जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, उसमें ये चीजें हमारी मजीद कवर होंगी भी। देन आ जाते हैं हम पैथोग्नोमिक साइन पे। पैथोग्नोमिक साइन बोलते हैं ऐसा साइन जो पार्टिकुलर हो किसी डिजीज के लिए। चर्सी डॉक्टर का, ओ यार ये लोग चर्सी भी सिलेक्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसी दुनिया है। कभी असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्ट हुआ है हमारे इधर ना, वो चर्च भी के याद पड़ता था, बैठ जाता था चर्च का सूटा लगा के, दो दो तीन तीन घंटे पढ़ते रहना, वो उठता ही नहीं था। इंटरव्यू का टाइम भी चर्च पी के गया था, हालांकि पैनल बैठा होता है पीएमएस का, तो फिर वो हाई लेवल का कैलिबर के लोग बैठे होते हैं। समझ नहीं आई उनको, पता ही नहीं चला अगलों को। भाई ये हो जाता है बात पर। अच्छा, पैथोग्नोमिक साइन की बात कर रहे हैं। पैथोग्नोमिक साइन की डेफिनेशन होती है, हाँ, पैरासिटोलॉजी का सब्जेक्ट मुझे देखना पड़ेगा जिनका रहता है। कुछ ने लेट ज्वाइन किया था, अगर किसी किसका रहता है ना किसी का, तो फिर रिपीट हो जाएगा आपका। इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, सेशन को कंटिन्यू रखूंगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, सब्जेक्ट सबको पूरे जितने हैं उसके करवाने हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा करवाना है। और इन द मीन वाइल देयर आर चांसेस के और सीटें भी आ जाएं। पीपीएससी की बात कर रहा हूँ, सिंध वालों का वैसे ही लेट होना है पेपर थोड़ा। सिंध वाले कह रहे थे कि शायद जुलाई तक जाना है, उनका तो वैसे ही थोड़ा सा लेट है। फिर कोई और कमीशन के भी पेपर सीटें अनाउंस हो जाती हैं, तो ये बैच चलता रहना है मेरा। ठीक है। और दरमियान में जो है ना हाँ, अगर ना पी के जाता तो पकड़ा जाता, सुस्त सुस्त बैठा होता। मोटिवेट कर देती है ये लोग, सूटा लगा के वो ये गटरों के ढक्कन और सरिये पता नहीं क्या कुछ एक हाथ से उठा के ले जाते हैं। तो अच्छा, पैथोग्नोमिक, अब लेक्चर पे है। पैथोग्नोमिक साइन की बात हो रही थी, पार्टिकुलर साइन ऑफ एनी डिजीज जिसकी लीजन उसी डिजीज से रिलेटेड हो और किसी डिजीज के अंदर वो ना आ सकती हो। इसके अंदर एफएमडी का टाइगर हार्ट बड़ी दफा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, लास्ट पेपर में भी आया था 2022 वाले में। पहले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था, उसमें से ये एफएमडी का आया था। इसके अलावा पंच एबोमेजम थलीरियोसिस में, हाँ जी, जेबरा स्ट्रिपिंग रिंडर पेस्ट में, एफएमडी में टाइगर हार्ट, थलेरिया में पंच एबोमेजम, रिंडर पेस्ट और पीपीआर में जेबरा स्ट्रिपिंग, दोनों में होती है, रिंडर पेस्ट में भी और पीपीआर में भी, इन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में। और पोल्ट्री में अगर देखें तो आईबीडी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, उसमें जेलाटिनस बर्सा। साल्मोनेला में भी पड़ी है ज़ेब्रा स्ट्रिपिंग आपने? अच्छा, उसमें फिर वो पार्ट कोई और होगा इंटेस्टाइन का। फिर एनडी के अंदर प्रोवेंटिकुलस में हेमरेजिस, एनडी डिजीज में पोल्ट्री की अगर बात करें। आईबी की अगर बात करें इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, तो प्लग, साइरेंक्स के अंदर प्लग होता है। इसके अलावा अगर आपके जहन में और कोई पैथोग्नोमिक साइन है किसी डिजीज का, ये तीन तो हमने बड़े एनिमल की डिजीजेस देख ली, फिर हमने जो है वो देख ली अपना बर्ड्स की। साल्मोनेला में बिग लीवर, और उसको कहते हैं ब्रोंज येलो लीवर। ब्रोंज कलर का येलो लीवर हो जाता है, बिग लीवर हो जाता है। और कोई पैथोग्नोमिक साइन किसी डिजीज का? बबेजियोसिस में रेड वाटर आता है। बबेजिया जो ये जो डिजीजेज है ना,
आ, चार पांच इंपॉर्टेंट पैरासिटिक, उनमें सिर्फ बबेजिया में ब्लड आता है। अब पैरासिटिक के हिसाब से हम सिर्फ अगर बात कर रहे हैं, ब्लड सिर्फ बबेजिया में आता है। उसको रेड वाटर डिजीज भी कहते हैं, पीरोप्लाज्मोसिस भी कहते हैं। हाँ। गुड। गुड। ये जो है अपना, नहीं, ब्रोंज लीवर एवियन अनुसंधान में नहीं है, खुदा का खौफ करो। फाउल टाइफाइड में है, साल्मोनेला। फिशियोला में बोटल जा। नेगरी बॉडीज बिल्कुल रेबीज में। पेरिकार्डेटस, पैरा हेपेटाइटिस, साइनोसाइटस सीआरडी में, बट नॉट पैथोग्नोमिक साइन। ये पैथोग्नोमिक नहीं है आई थिंक ये। एंथ्राक्स में ब्लड आ जाना नॉस्ट्रिल से, ठीक है, नेचुरल ओरिफिस से। और इसके अलावा जो है, हाँ जी, ब्रोंज लीवर फाउल टाइफाइड में है। शिस्टोसोमियासिस में कलीफ्लावर ग्रोथ नोज में, नासा। फेशियल स्वेलिंग कोराइजा में। पेरिकार्डेटस, पैरा हेपेटाइटिस स्पेसिफिक नहीं है, इकोलाई में आप कह लें। इकोलाई सीआरडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, सीसीआरडी। गुड। ब्लू टंग में ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ टंग, और साथ में इसके कोरोनरी बैंड के ऊपर भी एक बन जाता है कोरोनाइटस। ब्लू टंग का साइन है कोरोनाइटस। मेरे से तो पूछा गया था शिस्टोसोमियासिस का, उसको कहते हैं बिलहार्जाई। शिस्टोसोमियासिस। और लक्ष्मीनिया को क्या कहते हैं? कालाजार। हाँ जी। दमदम फीवर भी कहते हैं। अच्छा। गुड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन और कोई आपका? लेशमीनिया में नोड्यूल्स बन जाते हैं और लिम्फ नोड वगैरह की स्वेलिंग हो जाती है मेनली। और गदूदों का बुखार, उसको कहा जाता है थलीरियोसिस को। बल्जिंग आइज। बल्जिंग आइज आ जाती, हो जाती है उसमें। ब्लैक पिगमेंट्स ऑन स्किन, लेशमीनिया। सही हो गया। चलें, ये कुछ हमारे हो गए इंपॉर्टेंट पैथोग्नोमिक साइन। और अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, ड्रग ऑफ चॉइस के ऊपर। ड्रग ऑफ चॉइसेस भी पूछी जाती हैं। इसमें खासकर जो है वो, जो आपकी पैरासिटिक डिजीजेज है ना, चार पांच, उनकी पूछी जाती हैं। जस्ट लाइक ये मैंने वो जो फाइल आपको शेयर किया उसमें भी पेज है इसका, ड्रग ऑफ चॉइसेस वाला। हाई डेटेड सिस्की एल्बेंडाजोल। हाई डेटेड सिस्ट ट्रीट नहीं होता जल्दी। चलें, इसमें हम वो ये जो पैरासिटिक मेन है, पहले उनकी देख लेते हैं ना। इसमें आ गया सबसे पहले आपका बबेजिया। हाँ जी, अमीडोकार, फिलेरिया, ब्यूपारवा कौन।
एनाप्लाज्मा, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ट्रिप्नोसोमा, डाइमिनाजिन। ट्रिप्नोसोमा की दो तीन है, ट्रिपामीडियम भी है, डाइमिनाजिन भी है, क्यूनोपैरामिन सल्फेट भी है। बाकियों की तो एग्जैक्ट नहीं है ना, बबेरिया की है अमीडोकार, थलेरिया की है ड्यूपार्वाकोन, एनाप्लाज्मा की है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। हाँ जी, सर्रामिन भी है इसकी, ट्रिप्नोसोमा की। ट्रिप्नोसोमा की दो तीन है, ट्रिपामीडियम भी है, सर्रामिन भी है, डाइमिनाजिन भी है, क्यूनोपैरामिन सल्फेट भी है। इसके अलावा जो हम अगर बात कर लें ब्लैक वाटर, तो उसकी है पेंसिलिन। जो भी आपके ग्राम पॉजिटिव होंगे ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके लिए नहीं, मस्टाइटस की पेंसिलिन नहीं है। हाँ जी, शिस्टोसोमा की प्राजिक्वेंटल है, लीवर फ्लू की ट्रिक्लोबेंडाजोल है। गुड। ब्लैक वाटर की पेंसिलिन जो डिजीजेज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हैं, उनकी पेंसिलिन या पेंसिलिन से डेरिवेटिव ड्रग्स जो हैं, वो उनकी ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। ठीक है, लीवर फ्लू की बिल्कुल ट्रिक्लोबेंडाजोल है। ट्राइकोमोनियासिस की मेट्रोनिडाजोल हो गया। ट्रीमाटोड, सिस्टोड और नीमाटोड, इनकी मैंने चार्ट के अंदर लिखी हुई हैं तीनों की इकट्ठी। एचएस की सल्फाडिमाडिन है बिल्कुल। हेमरेजिक सेप्टेसीमिया में सल्फाडिमाडिन भी और भी यूज हो जाती हैं, इसमें सल्फाडिमाडिन का ज्यादा रिजल्ट है। माइकोप्लाज्मा, उसकी है टाइलोसिन। गुड। पैराट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस की है आइसोनाइज्ड, या इनके लिए रफिम्पामाइसिन भी यूज होती है। आइसोनाइज्ड, रफिम्पामाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों हैं, ये जो टीबी से रिलेटेड ड्रग्स हैं। पायोमेट्रा के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन, फॉलिकुलर सिस्ट के लिए जीएनआरएच, ये लिख लें। ये अच्छे पॉइंट बता रहे हैं सारे ना अपने एक्सपीरियंस वाइज। मम्मीफिकेशन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन, कोई बाहर चीजें निकालने के लिए आमतौर पे प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होती है। चलें, ये कुछ ड्रग ऑफ चॉइसेस हो गई। यहाँ पे भी जो है दी हुई हैं, कुछ सिनोनिम्स ऑफ डिजीज दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वन जो पेपर्स में आ चुके हैं। एटियोलॉजीज दी हुई हैं, पैथोग्नोमिक साइंस दिए हुए हैं, ड्रग ऑफ चॉइसेस दी हुई हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि इस लेक्चर में से इंशाल्लाह 2 नंबर का, 3 नंबर का पेपर के अंदर आपका पेपर में आएगा, उम्मीद की जा सकती है। श्योरली तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और इससे अगला लेक्चर जो हमारा वाइटामिन वाला है, उसमें से भी पेपर के अंदर 2 मार्क्स तक का आ सकता है पेपर के अंदर। मेस्टिरेशन में भी आई थिंक प्रोस्टाग्लैंडिन ही यूज होती होगी, कॉम्बिनेशन यूज करते होंगे इनका। एग्जैक्टली नहीं, इसका देख लीजिएगा एक बार। यार एंटीडोट भी इंपॉर्टेंट है, वो पूरा चार्ट दिया हुआ है आपका बुक के अंदर, एंटीडोट्स। तो वो कोई भी रैंडम आ जाता है, ऐसे नहीं है कि उसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक पेपर में हमने देखा हो कि फलां फलां के फलां फलां आए हुए हैं। कोई एक आधा पूछ लिया जाता है। डायूरेटिक, हाँ जी।
डायूरेटिक्स का जो है ना वो जो मैंने फाइल भेजी है उसमें ऐड है डायूरेटिक्स, डिफरेंट उनका मोड ऑफ एक्शन डायूरेटिक्स का कौन किस तरह से एक्ट करता है, वो देख लीजिएगा। विटामिन के, हाँ जी, इनके मोड ऑफ एक्शन डायूरेटिक्स के भी और जो है ना आपकी एंटीबायोटिक्स के भी मोड ऑफ एक्शन पूछे जाते हैं। अगर हम फार्माकोलॉजी रिलेटेड देखें ना, तो एक आधी एंटीबायोटिक का ड्रग ऑफ एक्शन आया होता है, डायूरेटिक का आया होता है। ओवरऑल फार्माकोलॉजी पे एक डिस्कशन होनी चाहिए यार, ऐसे होता नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ये। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। किसी किस्म का आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लें। कल इंशाल्लाह हम जो है वो विटामिन रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ चुके हैं विटामिन के नेम्स, उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस, उनको डिस्कस करेंगे। नहीं, अभी हम मेडिसिन ही पढ़ेंगे टिल टेस्ट। अब टेस्ट पता नहीं देखें कब तक होता है। जो पहला बैच है हमारा, जो सबसे पहले रमजान में स्टार्ट हुआ था, वो तो वैसे ही तब तक ये मेडिसिन के लेक्चर्स के दरमियान एंड हो जाने उसका टाइम पीरियड भी। टेस्ट लेते रहेंगे उनसे सिर्फ फिर। 24-25 एक्सपेक्टेड है। तब तक पेपर हो जाना है आपका ना, रोए ना। 2-3 दिन में पता चल जाएगा आप। नेक्स्ट 2-3 दिन में ना पता चल जाएगा। एमसीक्यू की बुक से बेहतर मैं कहता हूँ आप वेट कैप्सूल के पोर्शन कर लें। वेट कैप्सूल का हमने सारी बुक की टेस्ट नहीं लिए अभी, अंदर से कुछ पोर्शंस के लिए है ना, जो पोर्शंस रहते हैं उनका टेस्ट दे दें। उसमें भी आप ऐसा किया करें, उसको एक ओवरव्यू कर लें और पेजेस पढ़ लें। अब वो वाला पेज कोई स्टक हो रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, उसको छोड़ के कोई और पेज पढ़ लें, आखिर से खोल लें, कोई पास पेपर खोल लें। टाइम दें स्टडी को, ठीक है। टेस्ट रिलेटेड डेटा है, कोशिश करें ज्यादा उसको फोकस कर लें, लेकिन उसके अलावा भी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका मतलब स्टक हो जाते हैं किसी चीज पे, मुश्किल लगती है, उसको स्किप कर दें। एक बहुत बड़ा हमारे पास सिलेबस, बहुत बड़ी वैरायटी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। वो आपने पढ़ लिया ना, बाकियों ने नहीं अभी पढ़ा होगा। और अगर पढ़ लिया है तो उसको रिपीट करके उसका टेस्ट दे दें। अभी दिन इतने ज्यादा नहीं है कि हम कोई और पूरी बुक में स्टार्ट करवा दूं और वो खत्म हो सके। हमने ब्रेन टीजर किया, आपने देखा है, उसके ऊपर ही महीने से ऊपर लग गया। हालांकि ब्रेन टीजर सबसे छोटी बुक है, सिर्फ 2000 एमसीक्यू है उसमें, जस्ट 2000 एमसीक्यू। उस पर महीना लग गया था हमारा। और नहीं, वेट स्कैन में 8000 एमसीक्यूज है। और वेट स्कैन को जिसने छेड़ लिया ना, उसने कह लेंगे पाकिस्तानी आर्मी को ही दावत दी है अपनी तरफ। हजार हजार 1,500 एमसीक्यू है एक सब्जेक्ट का। उसमें यह किया जा सकता है आप अपने तई उसके पहले 100 एमसीक्यू पढ़ लें, हर सब्जेक्ट का ना 100 एमसीक्यू पढ़ लें। एग्जामिनर अगर बनाता भी है पेपर, अगर वेट स्कैन को टच करता है ना, शुरू के एमसीक्यू ज्यादा टच होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के 100 पढ़ लें, वरना उसके तो 1,500 एमसीक्यू, टोटल 8000 एमसीक्यू है वेट स्कैन में। और फिर वेट स्कैन है, कोई यूएएफ की एमसीक्यू का कहेगा। हर बंदे की डिफरेंट राय है इसमें, जो आपको बेहतर लगती है। आपके पास टाइम है, जरूरी तो नहीं है, कंपल्जन नहीं है कि आपने उतनी मवाद पे सिर्फ मटेरियल पे बेस करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक्स्ट्रा स्टडी करें, आपका जो दिल करता है, जो सोर्स आप पढ़ने का दिल करता है, उसको स्टडी करें, खत्म करें। नहीं, वेट स्कैन हाईलाइटेड जो
ग्रुप में सेंड की हुई है, वो उसके अंदर आंसर टिक नहीं किए हुए वेट स्कैन के। नो, देख लीजिएगा, ग्रुप में एक दफा दोबारा बताइएगा, मैं देखूंगा अगर मेरे पास जो है वो मार्क्ड हुई हुई पड़ी हुई कोई। चलें, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।